नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर हाईकोर्ट बेंच की मांग हुई तेज, वकीलों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय कानून मंत्री के बयान के बाद भड़के वकील। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही उदयपुर के दौरे पर, दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से किया मुलाकात। सरकार पर लगाया अपराधियों को बचाने का आरोप। और खेरवाड़ा में भाजपा सांसद मन्नालाल रावत का हुआ विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जताई नाराजगी। कांग्रेस के विकास कार्यों का श्रेय लेने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल द्वारा बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा के बाद उदयपुर के वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट चौराहे पर रास्ता रोककर टायर जलाए गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद वकील दहली गेट चौराहे पर पहुंचे और जाम कर दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने कहा कि पिछले 44 वर्षों से मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों के समर्थन की अपील की और चेतावनी दी है कि यदि उदयपुर की मांग नहीं मानी तो आंदोलन तेज होगा। उदयपुर में शुक्रवार को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया। यह विरोध तब सामने आया जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच खोलने की घोषणा की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने कहा कि मेवाड़ क्षेत्र में पिछले 44 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीकानेर और कोटा में हाल ही में उठी मांग को प्राथमिकता देना उदयपुर की पुरानी मांग को दबाने की कोशिश है। चंद्रभान सिंह ने कहा कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना क्षेत्रीय और भौगोलिक दृष्टि से आवश्यक है। उन्होंने सभी सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों से इस आंदोलन में साथ देने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जनप्रतिनिधि समर्थन नहीं देंगे तो उनके खिलाफ भी आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि उदयपुर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर हाईकोर्ट बेंच स्थापित की गई तो मेवाड़ क्षेत्र में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जनप्रतिनिधियों की अकमण्यता का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और उनका हाल नेपाल जैसे आंदोलन का शिकार होगा। बार एसोसिएशन और मेवाड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के साथ कई जिलों के अध्यक्ष आंदोलन में शामिल है। चंद्रभान सिंह ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती। वकीलों का दावा है कि यह सिर्फ न्याय के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना को लेकर विगत 44 वर्षों से हम आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत मेवाड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति, उदयपुर जिला संघर्ष समिति और मेवाड़ की जितने भी जिले हैं उन सब की बाहर और वहाँ के जिला अध्यक्ष और हम सब मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अभी बीकानेर आने वाले हैं और बीकानेर में खंडपीठ की स्थापना की घोषणा करने वाला है। हमारा ये है कि हम विगत 44 वर्षों से जो आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने तो सिर्फ आंदोलन ही शुरू इसलिए किया था कि ताकि उदयपुर की मांग को दबाया जा सके। बीकानेर और कोटा वालों ने उनकी कोई इससे आज से 5-7 साल पहले से इनकी कोई मांग थी भी नहीं। हम विगत और ये जो क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए या आप किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो इस क्षेत्र में खंडपीठ, हाईकोर्ट की खंडपीठ हो, ये यहाँ की नीड है। कोई एक प्रोपोगंडा नहीं है और सिर्फ यूनिक में हम शौक के लिए कर रहे हैं। वो उन्होंने सिर्फ एक शौक के लिए इस मांग को स्टार्ट किया था और कानून मंत्री चूंकि बीकानेर के होने से अब वो वहाँ पे खंडपीठ की स्थापना की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर उदयपुर में, राजस्थान में कहीं खंडपीठ पहला हक अगर किसी का है तो वो उदयपुर का है। उदयपुर में खंडपीठ खुलनी चाहिए। इसको लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर इतना करने के बावजूद भी अगर बीकानेर में या वो कहीं अन्यत्र खंडपीठ खोल देते हैं तो ये मेवाड़ सुलग उठेगा और ये हमारे जो जनप्रतिनिधि जो सोए हुए हैं, यहाँ किसी को आपको आज चल के आके और इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। ये आपका अपना काम है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी जिला अध्यक्ष हो। ये आपका अपना काम है। किसी नेता के या किसी मंत्री के दबाव में आकर के और आपको नहीं रुकना चाहिए। आपको इस आंदोलन में आगे वकीलों के साथ खड़ा रहना चाहिए। वकील वो कम्युनिटी है, मैं जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ,
जो अगर ठान लेना तो आपको अर्थ से फर्श तक पहुंचा सकती है। इसलिए आप आएँ, और अगर नहीं आती है तो ये आपकी अकर्मण्यता होगी। जो भी जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। जैसा आज आप नेपाल में हालत देख रहे हैं वैसी हालत कर दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक खंडपीठ की स्थापना नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। उसी के विरोध स्वरूप हमने आज ये आंदोलन किया है, जो आगे अनुरोध जारी रहेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारी 43 वर्षों से काफ़ी लंबी पुरानी मांग है, जो हाई कोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में लेकर हम वर्षों से 43-44 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और कई बार हम कई मुख्यमंत्री और कई प्रकार के नेताओं से हम मिल चुके हैं, हमारी वार्तालाप हो चुकी है, और कई बार उन्होंने हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके साथ धोखा किया है। हम पूर्व में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत द्वारा आमरण अनशन का भी किया गया था, और सरकार द्वारा बड़ी चतुराई से उस अनशन को खत्म कराकर मेवाड़ के अंदर जो हमारे मेवाड़ के लोगों के साथ में जो छुरा घोंप कर जो प्रयास किया था, हमारे मेवाड़ के लोगों की एक तरह से हत्या की थी उन्होंने, और उन्होंने गुमराह कर मेवाड़ वासियों से वोट प्राप्त कर लिए थे। मैं आज इस मंच के माध्यम से आज मैं संपूर्ण राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल और भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे सर्वोत्तम न्यायमूर्ति उच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं निवेदन करता हूं, और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से को यह आगाह करना चाहता हूं कि हमारी 43 साल पुरानी जो मांग है, अगर आप लोगों द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया और अन्यत्र आप कहीं पर भी कोई हाईकोर्ट खोले, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी आप, क्योंकि न्याय सस्ता सुलभ ये सरकार का नारा है, तो नारा सार्थक होना चाहिए। 43 वर्षों जो हमारी मांग है वो मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। आप बीकानेर को दो, हमें उससे आपत्ति नहीं, लेकिन उससे पहले हमारी मांग पुरानी है, आपको उससे पहले हमारी घोषणा करनी पड़ेगी। मेवाड़ वागड़ जो अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल क्षेत्र है, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, ये एक जाति जनजाति वाला क्षेत्र है। इसमें ऐसे कई गरीब लोग हैं जो वर्षों से जेलों में पड़े हुए, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए जो ये अधिवक्ता वर्ग है, बार एसोसिएशन उदयपुर है, मेवाड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति है, इनमें सभी जिलों में आज संपूर्ण मेवाड़ संभाग के अंदर 7 ही जिलों के अंदर ये आज संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया है। और अगर हमारी मांग नहीं मानते हैं और हमारी घोषणा बीकानेर के साथ में नहीं होती है अगर, तो हम इस प्रकार का माहौल खराब करेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आगामी चुनाव जो है उन चुनाव में उनको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज उदयपुर पहुंची। एमबी अस्पताल में उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी। उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसे अपराधों में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिल रही है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और अपराधियों को फांसी देने की मांग की। अलका लांबा ने आरोप लगाया है कि सरकार अपराधियों को बचा रही है और पीड़ित परिवारों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा, जब तक सजा नहीं होगी अपराध नहीं रुकेंगे और बच्चियों का डर खत्म नहीं होगा। उदयपुर में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने आज एमबी अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। उन्होंने राजस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी उन्हें सजा नहीं दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अपराध साबित हो चुका है तो फांसी क्यों नहीं दी जाती। अलका लांबा ने कहा कि अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट बनाई जानी चाहिए ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है और पीड़ितों के परिवारों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक अपराध रुक नहीं सकते और बच्चियों में डर बना रहेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान बलात्कार मामलों में पूरे देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने 16 साल की आदिवासी छात्रा और 2 महीने की बच्ची से जुड़ी घटनाओं का जिक्र कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आयोग का कार्यालय खाली पड़ा है और अध्यक्ष भी नहीं है। अलका लांबा ने पीड़िता परिवार की आर्थिक मदद कर उन्हें काउंसलिंग देने की आवश्यकता बताई और आम जनता से जागरूक होकर अपराध रोकने के लिए आगे आने का आग्रह किया।
जी जी मैम, आप पीड़िता से मुलाकात की, कैसी हालत है, क्या है? देखिए, आज ही मैं 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आई, उदयपुर। उसके बाद मैं ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम के लिए मुझे माउंट आबू जाना है, फिर राजस्थान जयपुर जाना है। लेकिन जैसे ही मैं उतरी यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही हैं। मैं जिस बच्ची को मिलकर आई हूँ उस बच्ची की उम्र मात्र 16 साल है, 12वीं की छात्रा है, साइंस की छात्रा है, आदिवासी बेटी है। 21 अगस्त को उसके साथ जो है वो एक अपराध होता है। मेरे साथ डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ महिला वकील खड़ी है, कानूनी तौर से अपना हेल्थ के मेडिकल के तौर पर कहें, पूरी मेरी महिला कांग्रेस राजनीतिक तौर से करें, इस बच्ची की न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। और ये बच्ची एक अकेली नहीं है। पूरे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि बलात्कारों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर खड़ा है। इसी अस्पताल में जब हम इस बच्ची से बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने बताया कुछ दिन पहले 2 महीने की बेटी के साथ भी उसी के पिता ने गलत काम किया है। ये राजस्थान की पवित्र धरती पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रुकेगा, कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? सरकार पर मत छोड़िए, मैं हाथ जोड़कर कहूँगी, सरकार सत्ता की राजनीति कर रही है, डबल इंजन की सरकार है और उन्हें कानूनी काम करना है, सजाएं देनी है। लेकिन ये काम समाज में, मैं कहूँगी डॉक्टर हैं, महिला वकील हैं, हम सब, मैं कहूँगी समाज के लोगों को कहूँगी, ये हमारी बेटियाँ हैं, इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। सामूहिक बलात्कार के मामले इसी साल के 11,000 बेटियों के मामले, इसी साल 11,000 बेटियां हैं जिनके साथ इसी साल बलात्कार और जघन्य अपराध हुआ है और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। पता किया, महिला आयोग के दफ्तर जाएंगे, पता लगा कि कांग्रेस के शासन के बाद नई महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। दफ्तर में तो ताला लगा हुआ है, किसको मिलने जाएंगे? वहाँ पर कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं इन बेटी और महिलाओं के अपराध को लेकर। सो हमने ये फैसला किया है, हम इस लड़ाई को न्याय का हक मिलने तक, उस बेटी को हम लोगों ने जो आर्थिक मदद हो सकती थी वो परिवार को करने की हमने कोशिश की, हमने की है। और हम लोग अपना वकील से भी, हमारी महिला वकील खड़ी हैं यहाँ पर, उनसे भी क्या है, इस लड़ाई को हमें जिस स्तर पर भी लड़ना होगा, हम बड़े से बड़ा वकील करना हो, हमें अच्छे से अच्छा इलाज देना हो। इस बच्ची को काउंसलिंग नहीं हो रही है, जो काम सरकार का है कि बच्ची को काउंसलिंग देना है। बच्ची सदमे में है, बच्ची की माँ सदमे में है, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही हैं। उनको काउंसलिंग बात करके सदमे से बाहर निकालने की सख्त ज़रूरत है। और ये एक बच्ची नहीं है, मैं फिर कहूँगी ऐसी हज़ारों बेटियां, राजस्थान की बेटियां न्याय मांग रही हैं और अस्पतालों में तड़प रही हैं। मैं आपको कहूँगी, जागो जागो। आरोपियों को कभी सज़ा मिले, इसके लिए क्या? देखिए, सज़ा देने का काम किसका है? सरकारों का है। दावे तो किए जाते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा होगी, किसको हुई बताइए तो सही। इस राजस्थान की धरती पर नाबालिग बेटियों के सामूहिक बलात्कारों में दोषी करार देने के बाद भी कौन सी फांसी हुई? कब हुई अंतिम फांसी? कहाँ लगी? किसको लगी? कोई उदाहरण नहीं है कि हाँ बलात्कार हुआ, न्याय हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। किसमें? फास्ट ट्रैक में 2-3 महीनों में सबूत इकट्ठे नहीं किए गए, यानी कि सबूत नष्ट हो गए। तो सबूत जो इकट्ठे किए जाते हैं वो 2-3 महीनों में कर लिए तो कर लिए, वरना नष्ट है। अगर सबूत हैं तो महीनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाकर आपको पीड़िता के परिवार और पीड़िता बेटी को न्याय दिलाना होगा। लेकिन फास्ट ट्रैक में मामले नहीं चल रहे। फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम की है, लेकिन मामले 10-10, 12-12 सालों से चल रहे हैं। स्पेशल कोर्ट, ऐसी अदालतें बनी हैं राजस्थान में, कितनी है स्पेशल, जिसमें सिर्फ नाबालिग बेटियों के बलात्कार के मामलों को सुना जाएगा और उनको लंबी तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। वो स्पेशल कोर्ट है, वो फास्ट कोर्ट है। लेकिन ना स्पेशल कोर्ट है राजस्थान में, ना फास्ट कोर्ट है, ना वकील मुहैया कराए जा रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। हर तरीके का दबाव केंद्र की जो है सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं और ये न्याय की लड़ाई को अब हमने ठाना है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी यहाँ पर नई हमने अध्यक्ष की नियुक्ति भी की है, सारिका चौधरी जी हैं, लगातार दौरे कर रही हैं। नया संगठन निर्माण चल रहा है, एक एक बेटी का डाटा लिया जाएगा, उनकी डिटेल उनके घरों तक पहुँचा जाएगा। तो फांसी से कम सज़ा नहीं है।
जिस दिन फांसियां दोषियों को होनी शुरू होंगी उस दिन देखिएगा डर का माहौल अपराधियों में होगा। बेटियां नहीं डरेंगी, बेटियों और परिवारों में, समाज में डर का माहौल नहीं होगा। जिस दिन फांसियां होंगी उस दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा, उस दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा बेटियों का, परिवारों का, क्योंकि पता है अपराध करोगे तो ये सज़ा होती है, लेकिन वो सज़ा नहीं हो रही है। उल्टा अपराधियों के साथ सरकार उन्हें बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और पीड़िता परिवार पर दबाव बना रही है। ये राजस्थान में हो रहा है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत का आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। नया गांव ब्लॉक के छाणी चित्तौड़ा में बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। सांसद की गाड़ी के आगे रास्ता रोककर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। युवा कांग्रेस के नेता रवि भावा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सांसद ने अपने सांसद कोटे से कोई विकास कार्य खेरवाड़ा विधानसभा में नहीं करवाया है। भावा ने कहा कि आज का उद्घाटन केवल कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास कार्यों का है, जबकि सांसद इसे अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। नया गांव ब्लॉक के छाणी चित्तौड़ा में बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। सांसद की गाड़ी के रास्ते में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोक लगाई और उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के नेता रवि भावा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सांसद मन्नालाल रावत ने अपने सांसद कोटे से खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अब तक कोई विकास कार्य नहीं करवाया। वहीं आज का उद्घाटन केवल कांग्रेस शासनकाल में किए गए विकास कार्यों का था। भावा ने कहा कि जनता इस बात से बेहद निराश है कि अपने कोटे के बजट का उपयोग कर सांसद ने स्थानीय विकास में कोई पहल नहीं की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि सांसद ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो विरोध और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मामला गरमाता देख सांसद अपनी कार में बैठ गए और प्रदर्शनकारियों को ईसाई बताते हुए वहां से निकल गए। परमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाईवे सही करो, मेरा हाईवे, हम तुम्हारे साथ हैं। हाईवे सही करो, मेरा हाईवे, आगे बढ़ो, हर हाईवे सही करो, मेरा हाईवे। ये तो मतलब हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे चलो काम भी आपके पास, धरातल पे काम करो, धरातल पे धरातल पे काम करो सर, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा, हिंदू की राजनीति नहीं चलेगी। अरे जो ईसाई पार्टी है और इसमें फर्क नहीं, ईसाई आदमी और नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम की कुछ नहीं होगा। अरे भाई तू धर्म की राजनीति बकवास कर रहा है, धर्म की राजनीति ईसाई बन के भड़का रहा लोगों को। धर्म की राजनीति मत करो, धर्म की राजनीति मत करो। अरे ईसाई है तू, क्या करता है? धर्म की राजनीति खुद कर रहा है, धर्म की राजनीति मत करो। ये 3 पीढ़ी से धर्मांतरण का बकवास कर रहा है, मत करो। सलूम्बर मेगा हाईवे पर ओड़ा के समीप रेलिंग का काम चल रहा था, तभी एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया।
ट्रैक्टर की टोली में रखी लोहे की रेलिंग के नीचे आधा दर्जन से अधिक मजदूर दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत कर मजदूरों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए उदयपुर भेजा। जावर माइंस थाना पुलिस ने स्थिति संभाली और घटना की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोग निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। सलूम्बर मेगा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। ओड़ा के समीप रेलिंग का काम चल रहा था, तभी एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर टोली में रखी लोहे की रेलिंग के नीचे आधा दर्जन से अधिक मजदूर दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर अचानक असंतुलित हो गया और लोहे की भारी रेलिंग मजदूरों पर गिर गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से मजदूरों को बाहर निकाला और तुरंत उन्हें इलाज के लिए उदयपुर भेजा। जावर माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और कुछ समय तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह हादसा निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपकरण, सावधानी और निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाएगा और भविष्य में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाएगा। फिलहाल घायल मजदूरों का इलाज जारी है। यह हादसा मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और प्रशासनिक लापरवाही पर ध्यान दिलाने की जरूरत को रेखांकित करता है। आदिवासी संगठनों ने भारत के सर्वोच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसमें आदिवासियों की जमीन, जल और वनाधिकारियों के संरक्षण, सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी कई संवैधानिक मांगें शामिल है। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेशों, ILO कन्वेंशन और विभिन्न कानूनों का हवाला देकर तत्काल अमल की अपील की है। संगठन ने कहा कि बिना कार्रवाई के आदिवासियों के मौलिक अधिकार लगातार प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में भारत भूमि के आदिवासियों को ज्वलन समस्याओं का संवैधानिक समाधान मांगा है। ज्ञापन के प्रमुख बिंदु है आदिवासियों की भूमि, वन और जल अधिकारों का संरक्षण, 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के तहत संवैधानिक सुरक्षा, ट्राइबल सब प्लान बजट का प्रभावी उपयोग, सरकारी और निजी क्षेत्रों में आरक्षण और सांस्कृतिक व भाषाई संरक्षण। इसके अलावा आदिवासी धर्म भाषाओं को जनगणना में स्वतंत्र कॉलम और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक न्याय की भरपाई हो। आदिवासियों के आर्थिक हितों के लिए आयकर में विशेष छूट और उद्योगों, खनिज संसाधनों और उनकी सामुदायिक अधिकार सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासियों के मौलिक अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर गंभीर असर पड़ सकता है। ज्ञापन में विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने, जिला स्तर पर सलाहकार परिषद गठित करने और आदिवासी भवन बनाने जैसी महत्वपूर्ण मांगे भी शामिल है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, आपके सभी दर्शकों को हमारी ओर से धन्यवाद। आज हम कलेक्टर के एकत्रित हुए हैं और हमारा यह ज्ञापन है जो कलेक्टर साहब के मार्फत से राष्ट्रपति महामहिम के नाम से है और आज इस ज्ञापन के मार्फत से
विश्व अधिकार दिवस जो 13 सितंबर को मनाया जाता है, हम वो एक दिन पहले दे रहे हैं। इसमें हमारे अधिकार हैं तो टोटल लगभग 30 के आसपास जो अधिकार हैं उनका आज हनन हो रहा है। उन अधिकारों को बचाने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए। ज़मीनों का मामला है, शिक्षा स्वास्थ्य का मामला है और ऐसी जो कई सारी इमारतें हैं, ऐसी कोई संपत्ति है जो आदिवासियों के समर्थित में हैं, जो आज दिन ब दिन सरकार के माध्यम से या ऐसी कोई संस्थाएं इनके मार्फत से लूटी जा रही, उनको बचाने के लिए हम अब राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन प्रेषित करना चाह रहे हैं, जिसमें ज़मीन चाहे बिलानाम हो या वन विभाग की हो या किसी और भी प्रकार की हो और इस ज़मीन के हक अधिकारों के लिए हमारे पूर्वज लड़ते आए हैं और लड़ते रहे हैं, लेकिन उनको आज दिन तक अधिकार नहीं मिला। उसके मार्फत से हम यह सब एकत्रित हुए हैं। किससे मिलना है आवाज़? कलेक्टर महोदय के मार्फत से ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं, जो राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर साहब पहुँचाएंगे और इस अधिकारों को बचाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। हमारी बात को सुने, हमारी आवाज़ को सुने और हमारे अधिकारों को बचाने की कोशिश किया करें और अधिकारों को बचाया जाए और उन्हें धरातल पे लागू किया जाए। हमारी जो स्पेशल जो अधिकार है आदिवासियों के, जैसे टीएसपी क्षेत्र को लेके 5वीं अनुसूची को लेके 6ठी अनुसूची को लेके, वो जो अधिकार हैं वो आज दिन तक कागज़ों में है, सिर्फ धरातल पे लागू नहीं है। उन अधिकारों को ज़मीनों पर धरातल पे लागू किया जाए। उदयपुर में पुलिस और यूनिसेफ संयुक्त प्रयास से साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गुरुवार को पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने साइबर सुरक्षा सावधानी से ही संभव है सुरक्षित भविष्य विषयक पोस्टर का विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित जेंडर संवेदनशीलता प्रशिक्षण के दौरान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, बाल संरक्षण समिति और यूनिसेफ के प्रतिनिधि मौजूद रहे और बच्चों व अभिभावकों को साइबर सुरक्षा के महत्व पर जानकारी दी। उदयपुर रेंज पुलिस और यूनिसेफ राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने पोस्टर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम राजस्थान पुलिस अकादमी के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित जेंडर संवेदनशीलता के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, चित्तौड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश साखला, पुलिस उपाधीक्षक चेतना भाटी, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा पणिया, यूनिसेफ और यूएनएफपीए के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बिनुजीत ने बताया कि पोस्टर का मुख्य उद्देश्य है कि साइबर सुरक्षा सावधानी से ही संभव है सुरक्षित भविष्य। इसके बच्चों और अभिभावकों को मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचाव, निजी जानकारी का सुरक्षित रखरखाव और साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन धमकी, ग्रूमिंग, फर्जी लिंक, स्केटिंग और पहचान की चोरी से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधित कानूनों और शिकायत दर्ज कराने के लिए भारतीय साइबर क्राइम पोर्टल तथा हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी साझा की गई। पुलिस और यूनिसेफ ने इस पहल के माध्यम से समाज में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव सुनिश्चित करने का संदेश दिया। राजस्थान पुलिस अकादमी और यूएनएफपीए के संयुक्त प्रयासों से जेंडर बेस्ड वायलेंस के संबंध में पुलिस और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा किस प्रकार पीड़ित को अपने केंद्र में रखते हुए जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग किस प्रकार से दी जाए, इस विषय पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसमें उदयपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिसकर्मी विभिन्न रैंक के उन्होंने भाग लिया। अधिकांश पुलिसकर्मी वही थे जो महिला और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उनकी जो विशेष इकाइयां हैं, जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन है, महिला पुलिस थाने हैं, थानों पर महिला डेस्क है। इन स्थानों पर जो पुलिसकर्मी पद स्थापित हैं उन्हें इस प्रशिक्षण में पार्टिसिपेट करवाया गया और उसके पीछे मंशा ये थी कि यह जो ट्रेनीज़ हैं वो मास्टर ट्रेनर्स के रूप में विकसित हों
और इन्हें जो ये कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा, ज्ञान, जो इंटरेक्शन जो इन्हें मिला है, उसे देख करके ना केवल ये जिस जगह कार्य कर रहे हैं वहाँ पीड़िता को ध्यान में रखते हुए, अपराध की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ना केवल खुद बेहतर रिस्पॉन्स दे पाएँ, बल्कि अन्य पुलिसकर्मियों को भी इस प्रकार का प्रशिक्षण और उनका सेंसिटाइजेशन कर पाएँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस थानों तक, ज़्यादा से ज़्यादा जो कटिंग एज लेवल पे पुलिसकर्मी हैं, उनका सेंसिटाइजेशन हम इस विषय में कर पाएँ। बहुत अच्छा 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा, काफ़ी इंटरेक्टिव रहा। इसमें पुलिस के ट्रेनर्स के साथ साथ जुडिशरी के ऑफिसर्स, CWC के ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के ऑफिसर्स, NGOs, सभी ने इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया और मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम से सभी पुलिसकर्मी लाभान्वित हुए हैं और आने वाले समय में इस रेंज में जो लैंगिक अपराध हैं, विशेष रूप से बच्चों, बालिकाओं के साथ जो अपराध हैं, उसके रिस्पॉन्स में ना केवल प्रोफेशनलिज्म में बढ़ोतरी मिलेगी, बल्कि जो कई बार हम पूरे उस अपराध में पीड़ित को भूल जाते हैं, पीड़ित के साथ जो न्याय होना है, पीड़ित के साथ जो पीड़ा वो सह रहा है, उसे कम करने का प्रयास कहीं ना कहीं हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। तो उन संवेदनाओं को, उस सेंसिटिविटी को भी जागृत करने का काम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने किया है और मेरा भी सभी पुलिसकर्मियों से यही आग्रह अंत में रहा है कि जब भी आप इस प्रकार के अपराधों से डील करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम अपराधी को तो पकड़ ही रहे हैं, उसे शीघ्र गिरफ्तार करना, उसे सज़ा दिलाना, यह हमारी प्राथमिकता है। परंतु हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह पीड़िता जो एक घटना से प्रभावित हुई है, उसके आत्मसम्मान, उसकी सेंसिटिविटी को भी हम ध्यान में रखें। हमारी किसी भी प्रक्रिया से उसकी पीड़ा बढ़नी नहीं चाहिए, बल्कि जिस समय उसका पुलिस से इंटरेक्शन हो, उसी समय से उसके आत्मसम्मान की रक्षा, उसको राहत प्रदान करने का कार्य उसी समय से आरंभ हो जाना चाहिए। सर, साइबर ठगी भी हो रही है, डिजिटल है, AI द्वारा भी आजकल अश्लील वीडियो द्वारा भी किया जा रहा है, उसको किस तरह से? देखिए, आप रियलाइज़ करेंगे कि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन आज बहुत निचले स्तर तक हो चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत इजी है, बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन है, बतेरे फ्रीली अवेलेबल ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आदमी सही को गलत, गलत को सही दिखाने का काम कर सकता है। समस्या है इसके रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग को लेकर के। कई लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं जानबूझकर और कई लोग इसका उपयोग अज्ञानतावश भी कर रहे हैं। हमने ऐसे अपराधों में ये भी देखा है कि कई बार ऐसा मिसयूज़ करने वाला व्यक्ति खुद नाबालिग है, वो खुद 18 वर्ष से कम उम्र का बालक है जिसने इस प्रकार का कार्य किया। तो एनफोर्समेंट की अपनी एक सीमा है। मेरा ये मानना है कि इसमें जितनी ज़्यादा जागरूकता हम लेकर के आएंगे, जितना ज़्यादा हम उस टारगेट ग्रुप जो लगभग 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही उसमें शामिल हैं, हम उन्हें जितना, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा बहुत ही जल्द हम इस विषय पर भी उदयपुर रेंज में एक विशेष अभियान आरंभ करेंगे। उदयपुर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। न्यू भोपालपुरा की जैन कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े चोरों ने अब्दुल रऊफ खान के घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए कीमत के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। घटना के समय घर खाली था और चोर खिड़की का लॉक तोड़कर अंदर घुसे। अलमारी का सामान बिखरा मिला और सोने चांदी के गहने व करीब 70,000 रुपए ले गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
उदयपुर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यू भोपालपुरा की जैन कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पीड़ित अब्दुल रऊफ खान ने पुलिस को बताया कि वे सुबह 9 बजे घर में ताला लगाकर ड्यूटी पर गए थे। शाम करीब 7 बजे लौटे तो घर का दरवाजा खुला मिला। अंदर का दृश्य देखकर वे सन्न रह गए। खिड़की का लॉक टूटा था, मच्छर जाली फाड़ी गई थी और अलमारी खुली थी। अलमारी में रखे जेवर और नकदी गायब थे। चोरी में सोने के टॉप्स, कान के झुमके, चांदी की पायल, 2 अंगूठियां, 2 तोले की सोने की चेन, करीब 50,000 रुपए नकदी और 20,000 रुपए खुले कैश सहित लाखों रुपए की संपत्ति चोरी हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रिश्तेदारों व पड़ोसियों को बुलाकर तलाश शुरू की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। सुखेरदाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में चोरी और नकबजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने पर अपराधियों के हौसले बुलंद है। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की। पोश इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कल दिनांक 11/9 को मैं 9 बजे घर से निकला अपने ऑफिस के लिए। वापस जब शाम को लौटा मैं 7 बजे, तब पाया कि मकान का कमरा खुला हुआ था और सभी अलमारी का सामान और सब बिखरा पड़ा हुआ था और सारा की सोने की चेन, टॉप्स, नकदी लगभग 70,000 रुपये के लगभग नकदी वो सब चोरी हो गए। उसके पश्चात मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा था। वहाँ से भी थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए, एक बार देख के चले गए। आज सवेरे मैंने सुखेर थाने में एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने बोला है कि साहब आएंगे और उसके बाद में हम इसको दर्ज करेंगे मुकदमा, साहब से बात करने के बाद में। ये आश्वासन दिया है मेरे को भी। उदयपुर के ऐतिहासिक उदय सागर बांध की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। 8 साल पहले डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल की सुरक्षा सुधारों के लिए 21.30 करोड़ रुपए कार्य प्रस्तावित किए थे, जो अब बढ़कर 35 करोड़ रुपए हो गए हैं। बांध की बाढ़ निकासी क्षमता वर्तमान जरूरतमंदों के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञ और स्थानीय ग्रामीण तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि मानसून में बाढ़ से होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सके। उदयपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक उदय सागर बांध आयर नदी पर बना है और 460 साल पुराना है। 8 वर्ष पहले डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल ने बांध की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश भी दी थी। पैनल ने बांध की गेट्स का प्रतिस्थापन, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाने, सिपलेव की क्षमता सुधारने, अप्रोच चैनल की सफाई, हैंगिंग रॉक्स का उपचार, डाउन स्ट्रीम चैनल का सुधार, आपातकालीन कार्य योजना और पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसी अनुशंसाएं दी थी। मौजूदा स्थिति में बांध की अधिकतम निकासी क्षमता 1420 एक्यूमैक्स है, जबकि संशोधित बाढ़ मूल्य वर्तमान जरूरत से 3.6 गुना अधिक है। इसका मतलब यह है कि यदि बड़ी बारिश हुई तो बांध बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर सकेगा। डीएसआरपी की टीम ने प्रस्तावित कार्यों का अध्ययन किया और इन्हें आवश्यक और उचित ठहराया। विभाग ने ओवरफ्लो सेक्शन चौड़ा या गहरा करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसकी लागत अब 35 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन मंजूरी में देरी और बजट की कमी के कारण कार्य लंबित है। विशेषज्ञों और ग्रामीणों का कहना है कि उदय सागर बांध की निकासी उपायों में देरी से भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। बांध के आसपास बसे गांवों और शहरवासियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। डीआरआईपी योजना के तहत इन कार्यों को प्राथमिकता देकर जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मेरा नाम मुकेश जोशी है, मैं मटून गांव से हूँ। हमारे यहाँ प्रशासन से काफ़ी समय से उदय सागर के नाले को चौड़े करने के लिए, गेट को चौड़े करने के लिए मांग चल रही है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें उदय सागर में जो नदी आती है, आयर नदी, उसकी आवक इतनी ज़्यादा है, उसके मुकाबले उसकी निकासी का गेट बहुत ही सकड़ा है। तो हर बार की ये समस्या 2011 के बाद निरंतर ये प्रशासन 20 फीट से ज़्यादा उदय सागर को भरता है और 24 फीट तक उसको भरने की करता है।
24 फीट जो ही बढ़ता है और बारिश हो जाती है तो वो ओवरफ्लो पानी निकासी पूरी तरह से हो ही नहीं पाती और वो खेतों में पानी घुस जाता है, सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। प्रशासन से अपील है कि या तो इनको उदयसागर का पानी 20 से 22 फीट के बीच में रखे, ताकि कोई भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वो पानी आसानी से बाहर निकाला जा सके और किसानों की सैकड़ों हज़ारों बीघा जो कृषि भूमि बर्बाद होती है वो बर्बाद होने से बचाई जा सके। यही निवेदन है और उचित सर्वे करा कर उचित आकलन करके उसका मुआवजा वगैरह प्रशासन के तौर पे दिया जाए। धन्यवाद। मैं जगन्नाथ लाल डांगी, पूरे पंचायत समिति सदस्य। हमारी यही प्रशासन से निवेदन है कि हमारे मटून और टिल्ला खेड़ा, पनवाड़ी, कमलोल और भोयों की पचोली, ये सब गांव इधर से पानी आता है ज़्यादातर। वो एक उदय सागर के गेट है 2 ही, और दोनों में से पानी पूरा निकलता नहीं। हम चाहते हैं प्रशासन से कि ये एक गेट और बढ़ाया जाए और जो गेट के ऊपर एक पत्थर गिर रहा, वो पत्थर नीचे गिर जाएगा तो वो गेट बिल्कुल बंद हो जाएगी। हमारी पूरी फसल, ये 7-8 गांव के टोटल फसल खराब हो जाती है पानी आगे नहीं निकलने से। इसलिए प्रशासन से हमें यही निवेदन है कि उदय सागर का गेट और बढ़ाया जाए। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत चिरवा ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल की गई। अधीक्षक राजपाल सिंह के नेतृत्व में 1000 पौधों के लक्ष्य के स्थान पर 2000 पौधे लगाए गए। अब तक कुल 2360 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के एडीजे कुलदीप शर्मा, सरपंच गगन गमेती, कारागृह के कर्मचारी और ग्रामवासियों ने मिलकर पौधारोपण किया। ग्रामवासियों ने प्रत्येक पौधे की देखभाल का संकल्प लिया और इस बच्चों की तरह बड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत चिरवा ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। महानिर्देशालय कारागृह राजस्थान जयपुर के निर्देशों के अनुसार 11 सितंबर 2025 को अधीक्षक राजपाल सिंह के नेतृत्व में चिरवा पंचायत में 1000 पौधों के लक्ष्य के बजाय दुगुना 2000 पौधों का रोपण किया गया। पूर्व में 360 पौधे लगाए जा चुके थे और अब तक कुल 2360 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में एडीजे कुलदीप शर्मा, सचिव जिला विविध सेवा प्राधिकरण उदयपुर, सरपंच गगन गमेती, उप सरपंच बिहारी दास वैष्णव, ग्रामवासियों तथा कारागृह कर्मचारियों ने सहयोग दिया। यह पहल रालसा वन व बालिका वर्ष 2025 तथा सृजन की सुरक्षा योजना के अंतर्गत की जा रही है। चिरवा गांव को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गोद लिया गया है और सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्रामवासियों ने 300 बीघा क्षेत्र में वृक्षारोपण कर प्रत्येक पौधों के संरक्षण का जिम्मा लिया। उन्होंने संकल्प लिया है कि वे पौधों को अपने बच्चों की तरह देखभाल कर बड़ा करेंगे और किसी भी व्यक्ति को उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव पैदा कर रहा है। इसके माध्यम से न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि ग्रामीणों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। इस पहल ने दिखा दिया है कि अगर समाज मिलकर काम करे तो बड़े लक्ष्य भी पूरे किए जा सकते हैं। उदयपुर के इस प्रयास को सभी क्षेत्रों में प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। उदयपुर के जाडोल के ओगणा क्षेत्र में 6 सितंबर की भारी बारिश ने बिजली व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। नदी किनारे खेतों से खड़े बिजली के पोल और तार बह गए, जिससे कई गांवों में अंधेरा छा गया। जेसीबी काम नहीं कर पाई तो कर्मचारी को कमर तक पानी में उतरकर बिजली की लाइन खींचनी पड़ी। 2 दिन तक बिना बिजली के रहने के बाद बुधवार देर रात नई लाइन से आपूर्ति बहाल हुई। उदयपुर जिले के जाडोल उपखंड के ओगणा क्षेत्र में 6 सितंबर को हुई मूसलाधार बारिश ने बिजली व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया। वाकन नदी के तेज बहाव ने खेतों से गुजर रही 33 केवी बिजली लाइन को तबाह कर दिया।
4 पोल और उन पर लगे भारी तार बह गए, जिससे ओगड़ा सहित आसपास के कई गांवों में बिजली बंद हो गई। करीब 10,000 उपभोक्ताओं अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। बिजली निगम की टीम ने वैकल्पिक लाइन जोड़कर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया। जाडौल से ओगड़ा को जोड़कर अस्थायी व्यवस्था की गई, लेकिन मूल लाइन पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसलिए 2 नए टावर खड़े कर पूरी लाइन को फिर से खींचना पड़ा। AVVNL की सहायक अभियंता श्याम सुंदर मीणा ने बताया कि नदी में पानी का वेग इतना तेज था कि बिजली की लाइन बह गई। JCB को पानी में उतारा गया, लेकिन वह फंस गई। ऐसे में कर्मचारियों को जोखिम उठाकर कमर तक पानी में उतरना पड़ा। करीब 35 लोगों की टीम ने हाथों से तार खींचकर लाइन को जोड़ा। 2 दिनों तक बिजली बंद रहने के बाद बुधवार रात बिजली बहाल हुई। अधीक्षण अभियंता KR मीणा ने कहा कि कर्मचारियों की बहादुरी और प्रयासों से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। ओगड़ा, बूरा, चौहान बाग, अटाटिया सहित कई पंचायतों के गांव अब रोशनी से जगमगा रहे हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर हाईकोर्ट बेंच की मांग हुई तेज, वकीलों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय कानून मंत्री के बयान के बाद भड़के वकील। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही उदयपुर के दौरे पर, दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से किया मुलाकात। सरकार पर लगाया अपराधियों को बचाने का आरोप। और खेरवाड़ा में भाजपा सांसद मन्नालाल रावत का हुआ विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जताई नाराजगी। कांग्रेस के विकास कार्यों का श्रेय लेने का लगाया आरोप। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।